अंबेडकर पर सियासी घमासान और शीतकालीन सत्र नहीं रहा आसान। बात करेंगे भाई बहन की जोड़ी ने बटोरी सुर्खियां, एक के ऊपर हुआ केस दर्ज तो एक ने निभाया अपना फर्ज। जानेंगे दिल्ली की कपकपाती ठंड, आम आदमी पर हुई रेवड़ियों की बरसात और हमारी नजर होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी। साथ ही एयर इंडिया ने ऐसा कौन सा दिल जीतने वाला ऑफर निकाल दिया जो कि आपके जेब के खर्च को कर देगा कम। आपको बताए जाएंगे उत्तर प्रदेश में आगरा नहीं, ये जगह है 2024 में सबसे ज्यादा फेमस। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीकली डोज, वीकली रैप अप। अंबेडकर पर सियासी घमासान के बीच शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। अंबेडकर पर सियासी घमासान कहां से शुरू हुआ और ये कहां तक तूल पकड़ लिया, इसको जानते हैं। मंगलवार को संसद में 75 साल संविधान के पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने समापन भाषण दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने समापन भाषण के दौरान अंबेडकर को याद किया। अंबेडकर को याद करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर आप भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान 1 घंटे 32 मिनट के भाषण में से एक छोटा सा अंश निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। साथ ही सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। सुनिए गृह मंत्री ने आखिर कहा क्या था। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं। हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा। विपक्ष ने शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनको लपेटने की कोशिश को जारी रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा था कि जिन्होंने जीवन भर, कांग्रेस पे उन्होंने आरोप लगाया था कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। सदन में दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर अंबेडकर की राजनीति को तूल देने की कोशिश में जुट गए थे। वायरल भाषण के अगले दिन ही सदन में हंगामा होने लगा। संसद के हंगामे होने पर पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामे में प्रदर्शन करने जुट गए। राहुल गांधी पर हंगामे के दौरान धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। हुआ ये, जब पक्ष और विपक्ष संसद में हंगामा करने पहुंचे तो राहुल गांधी और बीजेपी के 2 सांसदों के बीच एक टकराव हो गया। बीजेपी के सांसद एक दूसरे पर जाकर गिर गए, जिसपे कि सांसद प्रताप सारंगी को चोट भी आ पहुंची। अंबेडकर से शुरू हुआ मामला आ पहुंचा राहुल गांधी पर। आप क्रोनोलॉजी समझिए। संसद में पक्ष और विपक्ष एक ही मुद्दे, बाबा साहेब अंबेडकर का कौन सच्चा भक्त, उस पर प्रदर्शन कर रहे थे। शीतकालीन सत्र को यूं ही टाला जा रहा। हुआ ये तब जब मकर द्वार पर भाजपा के सांसदों ने नारे लगाए और विपक्ष को सदन में एंट्री चाहिए थी। राहुल गांधी पे 2 सांसदों के हाथापाई का आरोप भी लगा। राहुल गांधी में तथाकथित राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का लगाया जो कि दूसरे सांसद प्रताप सारंगी पे आकर गिरे। अब प्रताप सारंगी जो है वो आईसीयू में भर्ती हैं। राहुल गांधी पर इन सब के बाद एफआईआर भी दर्ज हो गया। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज हुआ तो राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 115 जो कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल प्रयोग, धारा 351 आपराधिक धमकी, धारा 35 सामान्य उद्देश्य से एक साथ अपराध करना। अब आपको बताए जाते हैं लगभग 1 महीने लंबे शीतकालीन सत्र में क्या हुआ जो कि मेरे और आपके पैसों से आयोजित होता है। शीतकालीन सत्र में सबसे पहले राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगा। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी का नाम जुड़ने पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा हुई। 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि एक देश एक चुनाव के नाम से भी आप लोग जानते हैं, उसको पेश किया गया। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष के विरोधी सुर दिखे।
जेपीसी गठन की मांग भी हुई। राज्यसभा में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान पर हंगामा हो गया। अंबेडकर पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के सांसद को चोट लगी और राहुल गांधी को धक्का देने का आरोप में एफआईआर हो गया। फिर क्या हुआ, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। अभी हमने आपको इस दौरान एक देश एक चुनाव के बारे में बताया। तो एक देश एक चुनाव क्या है और इसको सरकार क्यों लाना चाहती है? तो सरकार का इसके पीछे तर्क यह है कि एक देश एक चुनाव से चुनाव पर होने वाला खर्च घटेगा, साथ ही समय की भी बचत होगी। सरकार ने यह तर्क दिया है कि जीडीपी में इजाफा होगा और राज्यों पर बोझ नहीं पड़ेगा। रेवड़ी बांटना जो है, सरकार खुद कह रही है कि रेवड़ी बांटना जो है वो भी कम हो जाएगा। प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ भी कम होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार अपने कामकाज में भी फोकस कर सकेगी। नीतिगत निर्णय लेने में देरी नहीं होगी और चुनाव आयोग का काम जो है वो आसान होगा। आपको अगर एक देश एक चुनाव अच्छा लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं अच्छा लगता है तो क्यों एक देश एक चुनाव नहीं आना चाहिए, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताए जाएंगे। इस हफ्ते राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी सुर्खियां बटोरी। प्रियंका गांधी ने अपने हैंडबैग्स के जरिए लोगों को मैसेज देने की कोशिश की। वो सोमवार को संसद में फिलिस्तीन की बैग लेकर पहुंची, जबकि मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं से संबंधित मैसेज वाला बैग लेकर आई थी, जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी हो रही थी। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। भाजपा सांसदों ने पहले तो प्रियंका गांधी की आलोचना किया, फिर 1984 प्रिंट वाला एक बैग भी गिफ्ट कर दिया। राजनीति है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगली खबर है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट भी आ गई है। इसमें कुल 38 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही वर्तमान में सीएम अतिशी कालका जी से उम्मीदवार होंगी। दोनों ने अपने पुरानी सीट पे वापसी की है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट जारी कर 70 प्रत्याशियों के नाम को घोषित कर दिया है। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट को काट दिया है। साथ ही 4 विधायकों की सीट भी बदल दी गई है। इनमें मनीष सिसोदिया का सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, जहां पे पटपड़गंज से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं। राखी बिडराल की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट बदली गई है। 2020 में राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से विधायक बने थे। 2022 में उनके राज्यसभा जाने के बाद से यह सीट खाली हो गई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनावी रेवड़ी की भी शुरुआत कर दी। पिछले हफ्ते हम आपको बताए थे महिलाओं को 1000 रुपए आम आदमी पार्टी ने देने का वादा किया है। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, जो कि अतिशी के नेतृत्व में है, उन्होंने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की भी बात कही है। अब आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की राजनीति में भी अपनी एंट्री ले ली है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की अतिशी सरकार ने भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की है। इसे डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत SC/ST छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी उठा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 21 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। दलित समाज का कोई भी बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अश्विन के अचानक लिए संन्यास के फैसले से हर कोई हैरान है। हालांकि देश दुनिया के तमाम दिग्गजों ने रिटायरमेंट पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं घर पहुंचने पर अश्विन का ढोल और नगाड़ों और फूल के साथ स्वागत भी किया गया। अश्विन की रिटायरमेंट के बाद उनकी पत्नी प्रीति नारायण ने पति के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर किया है। उन्होंने अश्विन की रिटायरमेंट के बाद भावुक पोस्ट भी लिखा है। अश्विन के रिकॉर्ड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय करियर में 765 विकेट लिए हैं, जो कि भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले के बाद दूसरे स्थान पर हुए हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा विश्व में 11वें स्थान पे है। अगली खबर राहत से जुड़ी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने देश में छात्रों के लिए एक शानदार ऑफर जारी कर दिया है। इसके तहत 12 साल के ऊपर की उम्र वाले सभी छात्रों को एयर इंडिया की सभी फ्लाइट में बेस फेयर पे 10% तक की छूट मिलेगी। 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा बैगेज के साथ अन्य बेनिफिट भी मिलने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर भी यह छूट लागू रहेगा। इस तरह कुल मिलाकर छात्रों को एयर इंडिया के बुकिंग फ्लाइट्स पर 25% तक की जबरदस्त छूट मिल सकती है। अगली खबर आपको थोड़ी सी हैरान कर सकती है। 2024 में यूपी में आगरा नहीं, अयोध्या सबसे ज्यादा फेमस शहरों में से एक रहा। अयोध्या ने ताजमहल को पीछे छोड़कर यूपी का शीर्ष पर्यटन स्थल बनने का खिताब हासिल किया। यूपी पर्यटन विभाग ने कहा कि जनवरी से सितंबर के बीच
राज्य में 47.61 करोड़ लगभग 48 करोड़ पर्यटक आए। राज्य के पर्यटन स्थलों में अयोध्या सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा, जिसने आगरा के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। अयोध्या में कुल 13.55 करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ के आसपास घरेलू पर्यटक और लगभग 3153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। घरेलू पर्यटक वो जो कि भारत में कहीं से यूपी आए, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वो जो कि भारत के बाहर से यूपी आए। आगरा में 12.5 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें से कि 11.59 करोड़ पर्यटक घरेलू और 9.5 लाख पर्यटक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक शामिल रहे। तो आज के वीकली शो में बस इतना ही। देखते रहिए रैप अप। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।